सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं कैलनी फिर से एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर तो आपने देख ही लिया होगा, आई होप, है ना। और अगर नहीं देखा तो भाई पहला लेक्चर देख लो। जी हाँ, पहले लेक्चर का नाम क्या बेटा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म है। और आज हम इसकी अपने सेकंड लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, उससे पहले आपको जो नया नया बच्चा आ रहा अभी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहला लेक्चर जरूर देखें, तभी आपको सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने पहले लेक्चर में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जिससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि भाई अकाउंट्स को शुरुआत कैसे करनी है। इसको समझने के लिए या फिर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मतलब होता है ना कि क्या क्या अपना जो है एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और किस तरह से आपको अकाउंट्स को स्टडी करना। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात तो सुनो, ये बात तो ही याली। अब इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जरा आ जाओ मेरे भाई, जरा देखते बड़े ध्यान से। अगर इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें देखें तो हमने ये भी सीखा अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट कि हाँ भाई हमको जो है अकाउंट्स को किस तरह से बिगिनिंग में स्टार्टिंग में लेके चलना है, ये भी हमने सीखा। और हमने कुछ शब्द भी पढ़े थे, यानी कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। मैंने आपको शायद बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि अकाउंट्स के हम ABCD सीखने आ रहे हैं। और वास्तव में मेरे बच्चे, हमारे अकाउंट्स की क्या बेटा ABCD है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि आपकी क्लास 11th पूरी क्या रहेगी? ट्रबल में रहेगी। तो भैया आपको इन सब चीज़ों को बहुत गहनता से, सहनशीलता से और समझदारी समझना पड़ेगा। चलो एक छोटा सा रिकॉल ले रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो मेरे बच्चे अभी भी नए नए आए। अगर आपको याद हो तो हमने पहले क्या पढ़ा था? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पढ़ा था। हम एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और हर एक चीज़ को करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब सुनो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पढ़ा था कि भाई जो भी लेन देन होता है, अगर उस लेन देन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा किसमें? पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा लेन देन जो कि पैसे की फॉर्म में होता है, डेट इज कॉल्ड क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। याद आ गया? और फिर हमने नेक्स्ट टर्म क्या पढ़ा था? बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ा था। जब यही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कोई बिजनेस करता है, यानी कि जब कोई बिजनेस खरीदता और बेचता है और पैसे के फॉर्म में खरीदता बेचता है, तो उसको हम क्या बोलते थे? बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते थे। हमने शायद इसके एग्जाम्पल भी सुने थे, याद हो तो? मोमोज वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, ब्रेड वाला। याद आया? फिर इसके बाद हमने जो नेक्स्ट आइटम पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने बताया था आपको कैपिटल। और मैंने बताया था कि इसको मत पढ़ना अभी, ये अभी आपके काम की चीज नहीं है। ठीक है, इसको नहीं पढ़ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हमने पढ़ाया भी था इसको बाद में। कैपिटल क्या था? कैपिटल मेरे बच्चे वो अमाउंट था जब हम लोग इनिशियल बेसिस पे, जब हम लोग शुरुआती बेसिस पे जो पैसा हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर, या फिर मालिक करता है या फिर पार्टनर करते हैं, डेट इज कॉल्ड क्या? हमारा कैपिटल था। और अगर आपको याद भी हो तो हमने बताया था कि पैसा लगाने का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो जब जब प्रॉफिट होगा बिजनेस इंक्रीज होगा, जब जब लॉस होगा बिजनेस क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिंपल से काम। ठीक है। नेक्स्ट ड्राइंग्स। जी हाँ सर, आपने ड्राइंग्स भी बताया था, याद आ गया गुरुजी, कि ड्राइंग्स में हमने क्या बताया था कि सर ड्राइंग्स बेसिकली वो होती है जब मालिक अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस में से पैसा निकालता है, या फिर मेरे बच्चे गुड्स को यूज करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, घरेलू पर्पस के लिए। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है मेरे बच्चे कि ये डिडक्शन फ्रॉम द क्या आएगा? कैपिटल। जी हाँ, इस अमाउंट को हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं। हमने एक शब्द पढ़ा था, अगर आपको अच्छे से याद आया तो, गुड्स। मैंने शायद इसके बारे में समझाया भी था गुड्स के बारे में कि मेरे भाई ये क्या होता है? एक टेंजेबल आइटम होता है। क्या होता है मेरे बच्चे? जी हाँ, टेंजेबल आइटम विच कैन बी सीन और क्या आएगा? टच। विच कैन बी सीन और टच। मैंने ये भी पढ़ाया था गुड्स के बारे में कि सर हमारे पास जो गुड्स होता है वो दो तरह से हो गया सर। एक था हमारा, बोलो कौन सा? सर परचेज था, अगर आपको याद हो तो, है ना। और परचेज के अलावा इसमें दो चीज़ थी सर, एक हमारी कैश परचेज थी, एक हमारी क्या थी? क्रेडिट परचेज थी। कैश परचेज तो हो गई, ऑन द स्पॉट पेमेंट होगा। थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले रहा हूँ, 5 मिनट की बात है, जल्दी सुन लो। ठीक है। और मेरे बच्चे देखो, क्विक रिवीजन लेना बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे सोचते हैं यार ठीक है गुरुजी से सुन रखा है, सुन नहीं रखा है, इसको बार बार रिकॉल करोगे। एक टीचर को कोई भी कॉन्सेप्ट बार बार लिखने पर, बार बार पढ़ाने पर आता है। जैसे बहुत से टीचर्स होते हैं बिना देखे, बिना किताब को देखे काम कराना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस ले चुका होता है उस सेम चीज को डिलीवर करने में। तो बच्चे इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे सुनना। ये हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे, कैश में करा तो ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गया। क्रेडिट का मतलब क्या हो गया? उधारी में। और जिस इंसान को माल हम उधारी में बेचते हैं, आपको अगर याद होता हो, हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? क्रेडिटर्स कहते हैं। और ये हमारी क्या होती है? एक लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बेटा? लाइबिलिटी होती है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर? उसके बाद हमने पढ़ा गुरुजी सेल्स को। सेल्स में सर आपने दो चीज़ें बताई, एक होती है हमारी कैश सेल्स, एक हमारी होती है क्रेडिट सेल्स। सर कैश में तो ऑन द स्पॉट क्या हो गया गुरुजी? हाँ जी हाँ।
ऑन द स्पॉट आपको बेचने के बाद तुरंत पैसा प्राप्त हो गया, लेकिन क्रेडिट में क्या होता है, पैसा बाद में प्राप्त होता है। और जिस इंसान को हम लोग बाद में, और जिस इंसान को माल उधारी बेचते हैं हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, असेट्स होती है, क्योंकि जिससे भी मुझे पैसा प्राप्त होना है वो मेरी क्या कहलाएगी, असेट्स कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। तो ये था एक छोटा सा क्विक रिकॉल। अब इसके आगे बढ़े, आ जाओ जी, देखो जी, अब आ जाओ। अब हम बातचीत करेंगे पहले लायबिलिटी। लायबिलिटी का बेसिक मीनिंग समझा था लास्ट क्लास में भी सर, क्या था इसका हिंदी में, डेट इज कॉल्ड देनदारी। क्या था इसका उद्देश्य, डेट इज कॉल्ड क्या गुरुजी, देनदारी। ठीक है, उनने कहा हमारे से क्या क्या रखा गुरुजी, इट रेफर टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है, आप पे कोई एलिगेशन लगा रहा है कि भैया ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, तो भैया आपने जो मुझसे उधार लिया मेरा पैसा वापस करो, डेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। और डेप्ट यानी कि उधारी, विच अ बिजनेस, ठीक है, ओस टू अदर्स, उधार लेता है। ओस टू अदर का मतलब क्या, और उस उधार लेता है। जी हाँ। अच्छा, एक बात मैं आपको समझा दूं, और एक बात अभी और समझाऊंगा, बड़े ध्यान सुनना। क्या कहता है कि अमाउंट बिजनेस इज लायबल टू पे अदर सच एज क्या, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, अदर पर्सन और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। देखिए, अब ये अमाउंट जो बिजनेस लेता है बाकी लोगों से, ये अमाउंट कौन सा होता है सर, क्या पता हमने बैंक से लोन ले रखा हो, हमने जो माल उधारी में परचेस किया लोगों से, डेट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिटर्स, वो वाला भी माल होता है। क्या पता मैंने कोई खर्चा किया और मैंने बोल दिया कि भाई मैं तेरा पैसा बाद में तुझे पे कर दूंगा, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है, हमारी लायबिलिटी कहलाती है। अब लायबिलिटी को हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे अभी, लेकिन लायबिलिटी से एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा, बहुत प्यारी चीज है, डेट इज कॉल्ड, ये शायद इसमें है भी नहीं, इसको हम बोलते हैं बेटा सेपरेट। जी हाँ, सेपरेट क्या है बेटा, लीगल एंटिटी। बड़ा ध्यान सुनना, ये आपके अभी आने वाले चैप्टर्स में भी आएगा। इसको अभी समझाने का पर्पस क्या है मैं बताऊंगा अभी, पर्पस क्या, सुनो। डेट इज कॉल्ड, ये बड़ा गंदा सा लिख दिया मैंने यार, बड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा। डेट इज कॉल्ड, हाँ जी ऐसे, ये आ गया मेरे बच्चे हमारा सेपरेट, जी हाँ, लीगल एंटिटी। ठीक है, क्या हुआ है, सेपरेट लीगल क्या क्या एंटिटीज। ठीक है, अब बड़े ध्यान सुनना, इसका अर्थ है क्या, और बेसिक चीजें यही है। अगर आपको सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आ गया तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। देखो कहता है बिजनेस, बड़े ध्यान सुनना, बिजनेस इज सेपरेट, ठीक है जी, सेपरेट फ्रॉम, बोलो क्या आएगा, इट्स ऑनर, फ्रॉम क्या आएगा, इट्स ऑनर। ठीक है, ठीक है, ट्रांजैक्शन, सुना ट्रांजैक्शंस, बहुत सुना आंसर, कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है, आर रिकॉर्डेड ऑन दी क्या आएगा, बेसिस ऑफ बिजनेस, ऑन दी बेसिस ऑफ क्या आएगा, बिजनेस। ठीक है जी, और एक बात और समझा दूं, बेसिकली एक बिजनेस जो होता है, बड़े ध्यान सुनना, बिजनेस को अगर लीगली बात करिए, बिजनेस बोलो या कंपनी बोलो, है ना, कंपनी बोलो, तो बेसिकली इसको एक दर्जा दिया गया है आर्टिफिशियल पर्सन का। किसका दिया गया, आर्टिफिशियल पर्सन। अब बड़ा समझो इसे, कैसे कैसे आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे मैं बताऊं आपको, अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे मैं आपको बोलना चाहूंगा, मान लीजिए दिल्ली के अंदर बिजली रिलायंस इंडस्ट्री दे रहा है, या फिर अगर आप बात कर लो जियो की जो सिम है, जियो की सिम किसकी, रिलायंस की है, यानी धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी उसके मालिक है। मान लीजिएगा जियो की सिम में कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या आप अंबानी को कंप्लेन करोगे, रिलायंस को कंप्लेन करोगे? सर हम जियो रिलायंस को कंप्लेन करेंगे। समझे बात को, समझे? क्योंकि हमने जो परचेस किया है उस परचेसिंग पे जियो का नाम लिखा हुआ है, जियो एंटरप्राइज का नाम लिखा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम लिखा हुआ है, ना कि उस पर अंबानी का, यानी कि मुकेश अंबानी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। कल को मान लीजिए धीरू भाई अंबानी नहीं रहे थे, हाँ भाई धीरू भाई अंबानी खत्म हो गए, चले गए, तो उनके बेटे इस धरोहर को चला रहे हैं। कल को ये खत्म हो जाएंगे तो उनके बेटे धरोहर चलाएंगे और उनके आने वाली पीढ़ी चलाएगी। अब बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पर रन करता रहेगा। तो वो यही बात समझा रहा है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है। और एक बात और मैं बताऊं आपको, बहुत खास बात बता रहा हूं, सर रतन टाटा जी का, यानी कि उनका देहांत हो चुका है, वो उनकी डेथ हो चुकी है। और लगा लीजिए वो इतने बड़े दानवीर रहे हमारे देश के लिए, उनसे बड़ा चैरिटेबल कोई नहीं होगा। उनके जाने के बाद भी आज भी टाटा इंडस्ट्री रन कर रहा, जबकि उनकी कोई औलाद नहीं है। समझ में आया बात, समझ में आई? तो यानी कि आप देख लीजिए, उनकी औलाद नहीं है लेकिन फिर भी बिजनेस रन कर रहा है, जबकि जनरली तो ये होना चाहिए सर मालिक मर गया बिजनेस बंद कर दो, नहीं। तो यही खास बात है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग कहता है क्योंकि भाई बिजनेस से ना लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए मालिक के बस की नहीं धंधा करना, तो जो लोग
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बैठते हैं, ठीक है, को फाउंडर होते हैं, है नहीं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, सीईओ होता है, सीओओ होता है, एक होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो गया। तो ये सारे जो लोग होते हैं कहते हैं कि भाई साहब अगर आपसे नहीं चला जा रहा हम चला लेंगे। क्योंकि धंधे की खास बात यह है, बिजनेस की खास बात यह है कि बिजनेस कभी भी ना मालिक के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बिजनेस अपने पर डिपेंड होता है। आज ब्रांड वैल्यू जियो की है, रिलायंस की है, टाटा इंडस्ट्रीज की है, टीसीएस की है, मालिक की ब्रांड वैल्यू बाद में आती है। अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें और लोगों की बात करें तो सबने अपने अपने ब्रांड की वैल्यू बना रखी है। बेसिकली ब्रांड जिंदा रहना चाहिए, आदमी चाहे भले मर जाए। तो यही कॉन्सेप्ट किसमें अप्लाई होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी में। और एक बिजनेस, सुनो बहुत ध्यान से, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, इसका एक बेस्ट एग्जांपल और देता हूं। देखो मान लो ए, बी और सी हैं, ये तीन पार्टनर हैं, इन तीनों ने मिलके क्या लगाया, 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है जी। अब 1 साल के बाद सी को लगता है यार नहीं यार, इस बिजनेस में मुझे फायदा नहीं हो रहा, मेरा बहुत नुकसान हो रहा, मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा। तो मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, सी कहता भाई मुझे मेरा 1 लाख वापस कर दो। तो भाई ए और बी एग्री करते हैं, उसका पैसा वापस करते हैं। यानी कि मालिक पार्टनरशिप में, या फिर बात करें कंपनी के अंदर, खासकर इस केस में बता रहा हूं, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, अकेला मालिक। जैसे एक ठेला है, एक छोले भटूरे की दुकान है, एक चाय की दुकान है, इसमें क्या होता है, अकेला मालिक होता है। अगर मालिक मर गया तो धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप की बात करूं, कंपनी की बात करूं, पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, तो जॉइंट वेंचर कंपनी की बात करूं, तो ये जो होते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करूं, ये ऐसे बिजनेस होते हैं जो कि मालिक के मर जाने के बाद भी क्या होते हैं, कैरी ऑन रहते हैं, क्योंकि बाकी लोग इसको कैरी ऑन करते हैं। समझा कि समझे? तो इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी, कि मालिक भी एग्जिट ले सकता है कभी भी। और इसीलिए बिजनेस सर्वोपरि होता है। यानी कि बिजनेस टॉप पर है, मालिक बाद में आते हैं। और एक बिजनेस अपने मालिक से पैसा उधार लेता है। जी हाँ, यानी कि जो 1 लाख रुपए सी ने लगाए हैं, अगर सी चाहे तो जब मर्जी अपना पैसा मांग लेगा वापस, और जब मर्जी अपना पैसा वापस मांग लेगा तो क्या होगा, सर एक सीन होगा, पूछो क्या? तो सीन ये होगा कि मालिक ने अपना पैसा वापस ले लिया तो बाकी के लोग कैरी ऑन करेंगे उसको। इसीलिए तो कहते हैं कि बिजनेस अलग है और क्या मालिक अलग है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ये बताया क्यों मैंने, अभी मैं बता रहा हूं क्यों बताया, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको क्यों बताया। देखो आओ, अब देखो जी, हमने यहां पे पढ़ा लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि लायबिलिटी बेसिकली क्या होती है, बाहर से जो हमने पैसा उधार ले रखा है, नहीं, बाहर से पैसे के अलावा भी क्या होती है, हमारे पास लायबिलिटीज होती हैं। 2 प्रकार की लायबिलिटी होती है बेसिकली, एक होती है इंटरनल और एक होती है बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर मैं इंटरनल लायबिलिटी की बात करूं तो जब एक बिजनेस अपने मालिक से पैसा उधार लेता है, या फिर जब एक बिजनेस अपने मालिक के प्रति क्या रखता है, जी हाँ, जवाबदेही रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, या उसका पैसा वापस करना होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। जी हाँ, अब आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी, मुझे मालूम है कि यार नहीं सर मालिक मर गया बिजनेस बन जाएगा। नहीं 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 नहीं, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी में तो भगवान जाना कितने कितने मेंबर होते हैं, कितने कितने मेंबर होते हैं लगा लो। तो जो कंपनीज होती है बेसिकली, उस कंपनी के अंदर कभी भी कोई आता है, कभी भी कोई चले जाता है, तो लेकिन कंपनी चलती रहती है। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी भी कोई भी मेंबर एग्जिट कर ले या फिर इंटर कर ले, मालिक और बिजनेस हमेशा अलग होते हैं। और खास बात यह, क्योंकि ऑनर की वजह से कंपनी शुरुआती दौर में स्टार्ट होती है, तो ये हमारी ये होती है कि इंटरनल लायबिलिटी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है जो हम बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं, जैसे आपके जो लगा लो बैंक वगैरह हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, आपने अपने एम्प्लॉय से पैसा ले लिया। क्योंकि ये वो लोग नहीं है कि जिन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है। बिजनेस को स्टार्ट करने वाला बेसिकली क्या कहलाएगा, इंटरनल कहलाएगा, यानी कि मैनेजमेंट और उसके ऑनर। क्लियर है? चलो जी, अब आ गया जाओ। अब देखो इसने लायबिलिटीज को तो कैसे क्लासिफाई किया, देखो बड़े प्यार सुनो। एक है नॉन करंट लायबिलिटी और क्या करंट लायबिलिटी। मैं दोनों को समझाऊंगा बड़े प्यार से, मैं दोनों को समझाऊंगा बहुत प्यार से, शॉर्ट टर्म में लिख खत्म करूंगा। अगर मैं नॉन करंट लायबिलिटी की बात करूं, विच हैव पेमेंट पीरियड, सुनना बहुत ध्यान से, क्या है बेटा, पेमेंट पीरियड, ठीक है, मोर देन, सुनना बहुत ध्यान से, 1 ईयर और लॉन्ग टर्म, और क्या बोल सकते हैं हम, लॉन्ग टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं इसको। यानी कि जिस लायबिलिटी का पेमेंट पीरियड 1 साल से ज्यादा का होता है, और जिस लायबिलिटी का पेमेंट पीरियड यानी कि विद इन, कहता है पेड, सुना बहुत ध्यान से, कहता है पेड विद इन 1 ईयर। यानी कि जिस लायबिलिटी को हम लोग 1 साल के अंदर अंदर पे कर देते हैं, वो हमारी करंट लायबिलिटी होती है। जिसका पेमेंट पीरियड कहता है 1 साल से ज्यादा होता है, वो हमारी क्या होती है बच्चे, हमारी बोलो नॉन करंट, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं बात करूंगा सर नॉन करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीजें होती हैं। आ जाओ जरा ये भी देखते हैं।
अगर हम बात करें यहाँ पे तो नॉन करंट लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वो होती हैं जो हम लोग लंबे समय के लिए लेते हैं, जिसका पेमेंट पीरियड क्या हो गया, 1 साल से ज्यादा का हो गया। और खास बात ये जैसे हमारे बैंक के बड़े बड़े लोन यानी कि लॉन्ग टर्म लोन हो गया, डिवेंचर्स भी एक तरह का लोन होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे डिवेंचर्स को। अभी डिवेंचर्स को पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। आप ये समझो कि आपने किसी से लोन ले लिया बैंक से 10 साल के लिए 15 साल के लिए, तो ऐसे लोन को जैसे वो नहीं लेते घर पे, घर के ऊपर लोन लेते हैं, है ना, किस्तें बनवा लेते हैं, बाइक की किस्तें बनवा ली 3-3 साल की, कोई कोई फोन। अब ईएमआई पे देखो लोग बाग फोन लेते हैं, जैसे अपना वो ना आईफोन, हाँ आईफोन ही लगा लो। अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें यार, मतलब मुँह से बोलना नहीं चाहिए, इतना भी सर्वे हुआ कि 70% या 80% लोग जो हैं भिखमंगे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वे बता रहा भाई, मैं नहीं बोल रहा कि भिखमंगे हैं, लेकिन हाँ आईफोन है, रिक्शे वाले के पास भी आईफोन है क्योंकि ईएमआई पे मिल रहा है, क्या दिक्कत है, बस 30-40 हज़ार डाउन पेमेंट दे दो और महीने भर की किस्त बनवा लो, 1500-2000 रुपये के भरते रहो, क्या दिक्कत है नहीं। आ गया जो कहता है करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, बड़े ध्यान सुना, क्या रखा है, दीज आर द ऑब्लिगेशन विच आर पेबल विद इन द क्या पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो लॉन्ग टर्म समझ आ गया। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, सर जिसका पेमेंट पीरियड 12 महीने का हुआ, यानी कि 12 महीने के अंदर इसको हम लोग क्या कर देंगे, पेड कर देंगे। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे तो हमारे सामने क्या क्या है, विच इंक्लूड बिल्स पेबल और क्या शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन की अगर हम बात करें तो इसमें सर बैंक लोन मिल सकते हैं, क्या पता आपने छोटे समय के लिए किसी से लोन लिया हो, या फिर आपने अपने क्रेडिटर की पेमेंट करी हो। क्रेडिटर समझ गए, जिससे आप माल किस में लेते हो, उधारी में लेते हो, क्योंकि सर अगर आपने माल उधारी में ले रखा है तो भैया उसको आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 12 महीने के अंदर। कोई इतना बड़ा पागल इंसान नहीं है कि आपको माल बेचे और कहे कि कोई बात नहीं 2 साल बाद पैसे दे दो, नहीं। पेमेंट पीरियड मैक्सिमम 3 महीने का साइकिल होता है कि 3 महीने के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप माल उधारी में खरीदते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, करंट लायबिलिटी कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक नया शब्द घूम गया, कौन सा, बिल्स पेबल। कौन सा आ गया, बिल्स पेबल। ओ माय गॉड, चलो जी आओ, तुम्हारा भाई वैसे भी किससे कहानी सुनाने में बड़ा एक्सपर्ट है, तो आ जाइए कहानी हो जाए छोटी सी, क्योंकि हर एक शब्द को समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा भैया। आओ सर, मैंने बताया कि हमारे सामने एक शब्द आया था, अगर आपको याद हो तो, अभी हमने बोला था, क्या नाम था सर उसका, जी हाँ क्रेडिटर्स। क्या था बेटा, क्रेडिटर्स, याद आ गया क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स बेसिकली क्या था सर, आपने बताया था कि टू होम, ठीक है, उन्होंने बोला गुड्स परचेज इन क्या क्रेडिट, जिससे हम लोग माल किस में खरीदते हैं, उधारी में खरीदते हैं। अब आइए थोड़ा इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। एक बात सुनो मेरी बात को, बड़े ध्यान सुनना। मान लीजिए मेरी बिरयानी की दुकान है या फिर मेरी उसकी शराब का ठेका है, बड़ा प्यारा एग्जांपल है। आपका गुरु जी क्या एग्जांपल देना, नहीं मजा आएगा, लेकिन एक ठेका है ठीक है, और मेरे दो दोस्त हैं या फिर मेरा एक दोस्त है, भाई मेरा दोस्त है किशन, बचपन का दोस्त है, मेरा ठेका खुला हुआ है, ठीक है। अब लेकिन उससे मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, वो आता है मेरे ठेके पे पी के चले जाता है, हमेशा बोतल लेके चला, मैं उससे कोई पैसे नहीं लेता। अच्छा, अब किशन के साथ क्या हुआ, एक बार हमारा एक बचपन का दोस्त और आ गया, जिससे मेरी ज़्यादा खास बातचीत थी नहीं, लेकिन वो भी ठेके पे आया। अब उसने मुझसे क्या लिखा है, भाई 4 बियर दे दे। मैं कहा ले भाई, उनने बोला यार पैसे मैं दे दो, 200-300 दे दूंगा। मैं कहा दे दे यार, देख ले होंगे। कह रहा भाई दे दे प्लीज़ यार, देख ले यार, दोस्त तो ये है। मैं चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, दोस्त तो तू भी है, और कह रहा किशन को भी देता तो मुझे भी दे दे। मैं चल ठीक है यार, कोई बात नहीं, जब किशन को दी तू भी दोस्त ही अपना। अब 4 दिन हो गए भाई, बंदे के पास कोई ना फ़ोन आ रहा है, ना सॉरी मतलब ना बंदे कोई फ़ोन आ रहा है मेरे पास, और ना कोई मैसेज आ रहा है कि हम मैं तेरे पैसे कब दूंगा। अब भाई जो दुकान है, मतलब धंधे से अगर समझौता किया तो फिर क्या धंधा किया, या फिर अगर आप मानो तो एक कहावत है ना, कहता है कि जहां करो व्यापार वहां ना करो कभी प्यार। तो जहां पर हो गया प्यार वहीं पर बर्बाद हो गया तुम्हारा व्यापार, समझ लो, ये कहानी होती है। तो मेरे बच्चे, कहानी ऐसी हुई कि जब 4 दिन बीत गए तो मैं 4था दिन अपना ठेका क्लोज करा और पहुंच गया अपने दोस्त के घर पे। मैंने भाई वो यार पैसे देने थे, टिंग टोंग, पहले मैंने कहा टिंग टोंग, मैंने कहा भाई पैसे देने थे वाले। कौन से पैसे? मैंने भाई तू लेके गया था 4 बियर। कह कौन से पैसे भाई, कौन सी बियर? मैं कहा यार तो लेके तो गया 4 दिन पहले। भाई मैंने तो तेरे से कुछ भी नहीं लिया। अब मैंने देखा, झाँक कर तो देखा वहाँ पर टेबल पे 4 बोतलें खाली पड़ी थी। मैंने कहा कमाल है यार, तो 4 पी के लग रहा है। अब मुझसे कह रहा तेरे पास क्या सबूत है, तूने मुझे बियर बेची है, क्या प्रूफ है, तू मुझे घर पे धमका रहा, ये है वो है फलाने मकान। अच्छा नशे में था लेकिन वो, तो मैं सोचा चल कोई बात नहीं, मैं नशे में बाद में बात करूंगा। अब क्या हुआ, 3-4 दिन बीत गए। अब वो बंदा फिर आया। अब दो चला के देखो कैसे, अब की बार वो आया, पहले से ना 4 बोतल के पैसे दिए मुझे।
कि भाई तेरे 4 बोतल के पैसे मुझे माफ़ कर दियो, मैंने लास्ट टाइम गलती कर दी थी। कहता यार मुझे 6 बोतल और दे दे। तो मैंने कहा यार भाई देख पैसे देने पड़ेंगे नगद। कह रहा भाई देख पैसे नहीं देंगे मेरे पास, मैं ईमानदार हूँ नहीं हूँ, मैं तो 4 बोतल के पैसे दे दिए नहीं दे दिए। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार कमाल है, पैसे देने खैर दे दिए, ईमानदार तो यह है, लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस ये पैसे देने से मुकर गया तो अब क्या, तो 6 बोतलों का नुकसान होगा, पिछली बार तो 4 का था। मैंने उससे बोला तो एक काम कर, मेरे को ना एक पेपर पे साइन करके दे दे, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट पे तू क्या कर दे, साइन कर दे। मेरी बात सुन। कहता साइन कैसे? कहता साइन इसलिए कर दे ताकि तुझे याद रहे, क्योंकि पिछली बार तो भूल गया था और तुझे याद रहेगा तूने मुझसे सामान खरीदा है। कहता यार यारी दोस्ती में ऐसी बात कर रहा, कह रहा भाई बात यारी दोस्ती की, तो भूल गया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तेरे पर्पस के लिए कह रहा हूँ। क्या चल ठीक है, मैंने साइन कर दिया, उस बंदे ने उस पर साइन कर दिए, लगा लो हो गया साइन। अब 6 दिन बीत गए, पिछली बार 4 बोतल थे तो 4 दिन बीते थे, इस बार 6 बोतल तो 6 दिन बीते। पैसे और मैसेज, पैसे के लिए कोई मैसेज कॉल नहीं आया सामने से कि हाँ भाई अपने पैसे ले ले, या मैसेज कर दे कि हाँ भाई मैं पैसे कब दूंगा। अब मैं 7वें दिन गया इस बार, ठीक है, क्लोज करा, 7वें दिन गया, मैंने भाई हाँ जी पैसे दे दो यार। क्या कौन से पैसे? फिर से वही, कौन से पैसे, कौन सी बोतल, क्या खरीदा मैंने कहा तूने खरीदा था। कह रहा झूठ मत बोले, मैं तेरे हस्ते से मार दूंगा, मैं तेरे बैठ में जा दूँ तेरे रख के। मैं कहा रुक जा। मैंने अपना बैग खोला और डॉक्यूमेंट दिखाया उसको कि देख ये रहा डॉक्यूमेंट। ओ भाई साहब, इस डॉक्यूमेंट को देख के उससे सब याद आ गया कि हाँ भाई साहब तूने पैसे मैंने खरीदा था, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट पे उसने साइन तो करे थे और मैंने साथ साथ एक काम और किया था, मैं कोर्ट में जाके इसके ऊपर नोटरी की मोहर लगवाया प्रॉपर कि हाँ ये मेरा एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बताएंगे मैं होता क्या है, ये बेसिकली आता है हमारा लॉ वगैरह के अंदर जाता था। तो अभी फिलहाल तो भी ये समझो कि ये एक ऐसा पेपर है जिसपे कोर्ट की मोहर लग चुकी है, उससे साइन हो चुके हैं। अगर कल कोई पैसा देने से मना करेगा तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसको मैं एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स पेबल भी कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी कहते हैं। उदाहरण सुनिए सर, यही इसी डॉक्यूमेंट को डेट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। क्या कहा? बिल्स पेबल। मतलब ये है कि मैंने जिससे माल खरीदा उसने मेरे से एक पेपर पे साइन करवा लिए और जब भी ड्यू डेट आएगी उस पेपर के अगेंस्ट वो मुझसे पैसा ले सकता है, यानी कि डेट इज कॉल्ड अमाउंट पेड मेरे बच्चे क्या आएगा, अगेंस्ट, बड़े ध्यान सुनना, अगेंस्ट मेरे बच्चे क्या आएगा, दिस पेपर, दिस क्या है बेटा, पेपर। आई बात सुनने आई? यानी कि मेरे बेटे ये हो गया कि ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है जिसके अगेंस्ट मुझे पैसा देना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड का बिल्स पेबल। और ये मेरी क्या होती है, एक लायबिलिटी होती है क्योंकि मुझे पे करना है। और मेरे बच्चे बड़े ध्यान सुनो, और मेरे बच्चे ध्यान सुनो, तो जैसे मेरे से किसी ने साइन करवाए, उस बंदे को धोखा मिला, तो मैंने भी किसी और से साइन करवा लिए, तो मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये बिल्स रिसीवेबल। ठीक है जी, मेरे लिए क्या कहलाएगा, ये बिल्स रिसीवेबल। जी हाँ, यानी कि अमाउंट रिसीव्ड, सुनो बहुत ध्यान से, अमाउंट क्या है बेटा, रिसीव्ड अगेंस्ट क्या आएगा, बिल, अगेंस्ट क्या आएगा, बिल। यानी कि जब हम लोग बिल के अगेंस्ट में अमाउंट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। मैं साइन करवाऊंगा अपने डेटर से, ठीक है, अपने डेटर से साइन करवाऊंगा और मुझसे साइन करवाएगा मेरा कौन, क्रेडिटर। जी हाँ, तो एक पर जिस पर मैं साइन करूंगा दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल, जिस पे मैं साइन करवाऊंगा दैट इज कॉल्ड बिल्स रिसीवेबल। तो यानी कि क्लियर हो गया। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी है, तो बिल रिसीवेबल क्या हो गया हमारा, असेट्स। क्या हो गया, असेट्स। और कौन सी असेट्स, करंट असेट्स। अभी देखते हैं करंट असेट्स भी क्या होती है नहीं है। तो धीरे धीरे एक चैप्टर को क्लोज करेंगे, है ना, एक एक करके, क्योंकि देखो भाई मैं नहीं चाहता कि चीजें ज्यादा हो जाए, आप लोग डाइजेस्ट कर पाओ, क्योंकि अभी बेसिक है। और मैंने आपसे क्या बात किया था, 4 से 5 क्लास, ये 5 से 6 क्लास बोलूंगी मैंने, 5 से 6 क्लास ही बहुत होगी, 4 से 5 क्लास के अंदर आपके धीरे धीरे ज्ञान चक्षु खुलते जाएंगे। अभी हम सिर्फ है इस समय केवल और केवल वर्ड मीनिंग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग किसी क्वेश्चन पे, किसी प्रैक्टिकल पे नहीं पहुंचे, और अभी क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले हमें प्रैक्टिकल को समझना भी पड़ेगा, तभी मजा आएगा। पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, क्या असेट्स है, क्या लायबिलिटी है, क्या करनी है। ठीक है, तो उससे क्लियर हो गया कि भैया बिल्स पेपर हमारे लायबिलिटी होती है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, लो जी लो, अब आया भाई साहब गुरुजी बड़ा बेहतरीन चीज है, दैट इज कॉल्ड के बच्चे असेट। क्या है बेटा, असेट। पहले ध्यान सुनना, असेट्स क्या रखा है, दीज आर द प्रोप्राइटर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। जी हाँ, बेसिकली अगर हम बात करें तो भाई यहां पर क्या होता है, बिजनेस ने किससे ले रखी है, मतलब ये वो प्रॉपर्टीज है जो बिजनेस ने मालिक से ले रखी है। जैसे मालिक ने मान लो बिल्डिंग खरीद रही है, किसके ब्याह पे खरीदोगे, बिजनेस के ब्याह पे।
मालिक ने मशीनरी, प्लांट सब कुछ इसी पे ही है। और ये बेसिकली असेट्स वो होती हैं जिसको यूज़ करके हम बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरी संपत्ति है, इसमें रिकॉर्ड रही है, मेरी संपत्ति है, पीसी लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी संपत्ति है। क्योंकि सर इसी के बेसिस पे तो मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, इसी के बेसिस पे मैं पढ़ाऊंगा, अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करूंगा, तो मेरा रेवेन्यू क्या होगा, जनरेट होगा। तो यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए, यानी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत पड़ती है, जिन रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं, असेट्स कहते हैं। क्लियर हो गया? और सुनो, अब आगे इधर थोड़ी सी कहानी और सुनो। कहता है भैया इसके अंदर कुछ इस प्रकार से, एक है नॉन करंट असेट्स, एक है करंट असेट्स, एक है फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, तो 3 टाइप की असेट्स होती हैं, नॉन करंट, करंट और क्या होगा, फिक्टिशियस। तो तीनों को बड़े ध्यान सुनना, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, और ये बहुत काम की चीज है क्योंकि हम बेसिक टर्म को जल्दी से खत्म करने वाले हैं। मैं ज़्यादा लंबे लेक्चर पहले नहीं दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबे लेक्चर हो जाएंगे तो आप बोर हो जाते हो। ज़्यादा छोटे, अरे गुरु जी पढ़ाया क्या है, तो मॉडरेट लेक्चर रखेंगे जिसमें हमारा काम की चीज़ें हमें मिले। ठीक है, आओ देखो, पहला नॉन करंट असेट्स। गुरु जी नॉन करंट असेट्स होती है, बेसिकली हम इसको फिक्स असेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं, या फिर आप इसको लॉन्ग टर्म भी कह सकते हो, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। यानी कि ऐसी एसेट्स जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी हमारे बिजनेस को, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी हमारे बिजनेस को, लॉन्ग टर्म कैरी ऑन करेगी, तो ऐसी एसेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। क्लियर बात, क्लियर है? इन एसेट्स को हम लोग फिक्स एसेट्स के रूप में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मान लीजिए हमने कोई पैसा लगा के छोड़ दिया, या मान लीजिए मेरी रिलायंस इंडस्ट्री है, मैंने एक बिल्डिंग खरीद के छोड़ दी, वहाँ पर रेंटल इनकम आ रही है ना, लंबे समय की इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए है। अच्छा, नॉन करंट असेट्स में और क्या क्या हो सकता है सर, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, मैंने बिजनेस ने किसी को लोन दे दिया लंबे समय के लिए, बिजनेस के पास प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है, टेबल है, कंप्यूटर है, फैन है, ये सभी है, कैमरा है, बोर्ड है, ये सब चीज़ें क्या है, लंबे समय के असेट्स है, इनको यूज करके वो अपनी मेन एक्टिविटीज को करता है। दैट इज कॉल्ड मेरा नॉन करंट असेट्स। ठीक है जी, चलो जी आओ, अब आओ, अब फिक्स असेट्स को भी यहाँ पे क्लासिफाई किया गया, बड़े ध्यान सुनो। एक है टेंजिबल, दूसरा कौन सा बेटा, इंटेंजिबल। अब देखो बड़े ध्यान सुनना से, बहुत ध्यान सुनना, टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल का मीनिंग सिंपल है। टेंजिबल का मीनिंग हो गया विच कैन बी सीन और टच। आई रिपीट माय डियर, दैट इज कॉल्ड विच, जी हाँ, कैन बी सीन और क्या आएगा, टच, जिसको हम लोग देख सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। और इंटेंजिबल क्या होगा, कैन नॉट बी सीन, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, कैन नॉट बी मेरे क्या सीन, और क्या मेरे बच्चे टच, यानी कि जिसको हम ना तो देख सकते हैं और जिसको ना तो हम छू सकते हैं। तो ऐसी संपत्ति को हम क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स कहते हैं। अब टेंजिबल कौन कौन सी है, वही मेरे बच्चे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर। इंटेंजिबल कौन सी होंगे सर, इंटेंजिबल बात करें हम पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। आप समझो ये होती क्या, देखो बिल्डिंग तो समझ गए होंगे, मुझे मालूम है, फर्नीचर भी समझ गए होंगे, लेकिन आप पेटेंट्स नहीं समझते और आप गुडविल नहीं समझते। चलो पहले हम गुडविल को क्लासिफाई करते हैं, आ जाओ। देखो जी, पहले अगर हम बात करें पे गुडविल, तो गुडविल अगर बेसिकली हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। क्या है बेटा, रेपुटेशन ऑफ क्या है बच्चे, बिजनेस। एक बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुडविल कहते हैं। आप देखो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखो अभी आपसे पूछा है कि आपके पास 2 लाख रुपए पड़ा है, आप कौन सा फोन लोगे, आपके मुंह से छूटते निकलेगा एप्पल या सैमसंग, ठीक है, इसके अलावा कुछ और निकलेगा ही नहीं। तो यही तो बेटा गरीबी है कि हमारे देश में एक मार्केट वैल्यू बन गई, जिसके पास एप्पल का, सैमसंग का S23, S25 होगा, बड़ा महंगा बंदा है। जी हाँ, तो भाई एक बात सुनना बहुत ध्यान से, तो भाई यही तो मार्केट की कमाई है, किसने, एप्पल ने और सैमसंग ने, कि अगर महंगे फोनों की बात आएगी तो एप्पल ले लो, सैमसंग ले लो, बढ़िया वाला फोन। तो भैया यही तो बात है कि दैट इज कॉल्ड गुडविल। जैसे मान लीजिए अगर आप घर से बाहर निकलते हो और आपसे कोई बोले कि बताइए आपको टीवी कौन से लेना है, कोई कहेगा मुझे MI का टीवी लेना है। पहले सोनी की टीवी बहुत चलते थे और सोनी की क्वालिटी बढ़िया थी। एप्पल भले ही फ़ोन बनाया हो, लेकिन कैमरा जो है वो सोनी का ही होता है, उसमें सोनी के लेंस होते हैं, कैमरा कहते हैं ना कैमरा क्वालिटी, तो कैमरा क्वालिटी सैमसंग की भी बहुत कैडी है, बल्कि एप्पल को फेल करती थी बहुत बारी क्लियरिटी के मामले में देखा जाता, तो क्योंकि वही कैमरा सोनी के लगते हैं। तो सोनी ने अपने आप को एक ब्रांड बना लिया। तो अब मान लो जब भी कैमरे की बात आएगी तो किसकी बात करेंगे हम, सोनी की बात करेंगे। तो यही तो बिजनेस की जो रेपुटेशन है, तो बिजनेस को पता रहता है। जैसे मान लीजिए आप लोग देखते नहीं हो कि मैकडी का आउटलेट खुल गया है ना,
आपने शायद देखा होगा कि भाई यहाँ पर जो है डॉली चाय वाला ने भी अपना आउटलेट खोल दिया अब तो, है नहीं है, और फ्रेंचाइजी बांट रहे लोग बाग। फ्रेंचाइजी मतलब क्या होता है, ये तो होता है कि हाँ भाई तुम हमारा नाम खरीदो, अपना बिजनेस बनाओ, क्या दिक्कत है। तो भैया ये, और ये होता क्या है, देखो बहुत बार क्या होता है, ग्राहक सिर्फ नाम पे चले जाता है। मान लीजिए हम अपने लोकल इलाके में, आप अपने गांव में मैं डोमिनोज खोल लो, अपने शहर में डोमिनोज खोल लो, सिर्फ डोमिनोज का नाम लिख दो वहाँ पे, उसकी तरह रंग रोगन कर दो, पेंटिंग डेंटिंग कर दो। मैं बता रहा हूँ आपको, लिखित में दे रहा हूँ मेरे बच्चे, कि वहाँ पर आपके पास जो बंदे ना वो आपकी शक्ल देख के नहीं आएंगे, सिर्फ डोमिनोज को नाम देख के जाए। तो दैट इज कॉल्ड क्या, गुडविल। ये एक ऐसी एसेट्स होती है जो समय के साथ बढ़ भी जाती है और घट भी जाती है। अगर आपने क्वालिटी कंटेंट खराब दिया तो घट जाएगी। अच्छा, एक नाम और आया हमारे सामने, पेटेंट्स। क्या नाम है, पेटेंट्स। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब पेटेंट्स, अब बड़े ध्यान सुनना। जैसे अब एंड्रॉइड की अगर बात करें और हम एप्पल की बात करें, तो एप्पल के अंदर iOS सिस्टम है, उसका खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि एंड्रॉइड फोन ने गूगल से ले रखा है सारा का सारा सिस्टम, परचेज कर रखा है। बात सुनना बहुत ध्यान से, गूगल ने क्या काम करा, जैसे ही अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया तो भाई उसने उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया। दैट इज कॉल्ड क्या, रजिस्ट्रेशन। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू आइडिया कॉमा इन्वेंशन, ठीक है, और कोई वस्तु, ठीक है जी। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको कोई नया आइडिया आया, नया आपने कोई इन्वेंट किया, कोई चीज़ नई बनाई है, ये कोई नई चीज़ आपके दिमाग में आई है, अगर उसको कोई कॉपी ना कर ले तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, पेटेंट्स कहते हैं उसको। ठीक, यहीं पर मैं कुछ नाम और जोड़ना चाहूंगा, जिसका नाम, जैसे एक नाम और है जिसको हम बोलेंगे बेटा कॉपीराइट। क्या बोलेंगे बेटा, कॉपीराइट। जी हाँ, अब मैं आपको इससे सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा कॉपीराइट। जी हाँ, इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी खुद की बुक्स। आप जो पढ़ेंगे अकाउंट्स में, टीएस ग्रेवाल पढ़ रहे होंगे, या फिर टीके गोयल पढ़ रहे होंगे, या फिर एससी शर्मा वगैरह पढ़ रहे होंगे। आपके पास इकोनॉमिक्स की शायद बुक टीआर जैन होगी, वीके ओरी होगी, आरडी मंगला हो सकती है, सुभाष डे भी हो सकती है शायद से, मे भी, लेकिन संदीप गर्ग सबसे पॉपुलर तो आजकल संदीप गर्ग चल रही है। लेकिन मेरे बच्चे, ये राइटर्स है, इन्होंने सिर्फ किताब लिखी है, लेकिन उसको छापने का अधिकार, उसकी कॉपीज बनाने का अधिकार किसको दिया गया, पब्लिकेशन को। जैसे टीएस ग्रेवाल की जो बुक है, सुल्तान चंद एंड सन्स पब्लिकेशन छापता है। तो भाई साहब एक बात सुनना बहुत ध्यान से, तो उसके बाद क्या, इसका राइट है, उसको कॉपीराइट है कि हाँ भाई मैं उसकी कॉपी छाप सकता हूँ, और इसकी परमिशन उसने किससे लिए, उसके राइटर से लिए। तो दैट इज कॉल्ड बेटा कॉपीराइट। तो कॉपीराइट भी क्या होता है, हमारा एक तरह से असेट्स होता है, क्योंकि कॉपीराइट हर किसी को नहीं दिया जाता। यानी कि आप सुल्तान चंद एंड सन्स के अलावा अगर कोई टीएस ग्रेवाल की बुक छापता है तो मेरे बच्चे उसको ठोक देंगे महाकाल के नाम पे। जी हाँ, केस ठोक देंगे उसके ऊपर, हो गया। दैट इज कॉल्ड बच्चे हमारा इंटेंजिबल असेट्स। क्लियर हो गया, चलो जी आगे हम नेक्स्ट देखिए। हाँ भाई, ये बड़ा प्यारा वाला दाव सुनना, भाई सब गजब का है। कहता है करंट असेट्स। क्या होता है करंट असेट्स, सर दोज असेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड क्या, करंट असेट्स। वे संपत्तियां जिनको हम 1 साल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर वे संपत्तियां जिनका बेनिफिट, जिनका लाभ हम लोग 1 साल के अंदर ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, मेरे हमारा करंट असेट्स कहलाता है। इसको हम शॉर्ट टर्म असेट्स भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। इसके अंदर हमारे बच्चे, अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है, जैसे अगर हम बात करें इसमें हमारा आएगा गुड्स यानी कि स्टॉक, हमारे इसमें क्या आएंगे बताओ, डेटर्स, ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है जी, हमारे क्या आएगा बेटा, कैश इन हैंड। ठीक है मेरे भाई, हमारा क्या आएगा, कैश एट बैंक। ठीक है, हमारा और बताओ क्या आएगा गुरुजी, और हमारा बिल रिसीवल। हाँ, बिल्स क्या गया, रिसीवल, वो पेबल था, ये रिसीवल है। ठीक है, बिल क्या गया बेटा, रिसीवल। ठीक है जी, और बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जी हाँ, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, साथ साथ मेरे बच्चे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जी हाँ, वो भी कौन सी, शॉर्ट टर्म वाली। तो मेरे बच्चे सभी प्रकार की क्या होती है हमारी करंट असेट्स है, जो कि हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। तो भाई ये था हमारा आज का रंगारंग कार्यक्रम। ठीक है, क्योंकि भाई देखो मैंने बताया ना, अभी धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे धीरे धीरे। तो करंट असेट्स पढ़ लिया, करंट लायबिलिटी पढ़ लिया, नॉन करंट लायबिलिटी पढ़ लिया, नॉन करंट असेट्स पढ़ लिया, हमने कुछ जाना बिल्स पेबल और बिल रिसीवल का जाना। तो भाई साहब ये था आज के लिए। ठीक है, और अगली क्लास में हम लोग थोड़ा और बढ़ेंगे, और अब इसको जल्दी से जल्दी खत्म करके फिर हम लोग अपने कुछ और नए चैप्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई जिन जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी गजब के वीडियोस मिलते रहें लगातार, और महाकाल के नाम पे ठोको लाइक जा, दबा के ठोको। ठीक है जी, तो चलो बच्चों मिलते हैं अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना, सुरक्षित रहना, देखते रहना कैल्विन।